नमस्कार दोस्तों। हम लोग 71वीं बीपीएससी के लिए सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें से आज देखेंगे कि 71वीं बीपीएससी में कैसा कैसा सवाल आने वाला है। उसका अनुमान हम लोग पिछले पेपर जो बीपीएससी द्वारा आयोजित किए गए हैं, जैसे डीएसओ का पेपर हो गया आज, डीएसओ का पेपर यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसमें जो साइंस के सवाल पूछे गए हैं, साइंस के सवालों का लेवल क्या है, कैसा रहने वाला है, मीडियम रहेगा, हार्ड रहेगा या लो रहेगा, तो उसमें जो सवाल पूछे गए हैं उसका हम लोग एक बेसिक सा नॉलेज प्राप्त करेंगे कि सवाल ऐसा रहेगा कि कैसा रहेगा। उसके आधार पे हम लोग अपना तैयारी करते रहेंगे अपना। और जो बहुत काफी चर्चा हुई है कि इस बार जो सवाल का लेवल रहने वाला है वो मॉडरेट टू हाई रहने वाला है, तो देखते हैं। सवाल का एक लेवल देखने से पता चल जाता है कि सवाल का कैसा स्तर रहने वाला है 71वीं बीपीएससी में। तो हम लोग उसी को बेस बनाकर चलते हैं। आज इसमें हम लोग साइंस के प्रश्नों को डील करेंगे और जो पूछे गए हैं उसका एनालिसिस करेंगे, ताकि उसके बेस पे हम लोग जवाब दे सके। चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप लोग अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसमें बेनिफिट हो सके। तो देखिए, पहला सवाल शुरू करते हैं हम लोग। आपके स्क्रीन पे पहला सवाल है, कौन सी धातु उन दुर्लभ मृदा धातु में से नहीं है जिनका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण में नहीं में किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रेडियम। रेडियम जो है रेयर अर्थ मेटल नहीं है। कुल 17 रेयर अर्थ मेटल है, उनमें से लेंथेनम ग्रुप के हैं और सीरियम स्कैंडिनेवियम है। तो जो रेडियम है आपका, ये आपका रेयर अर्थ मेटल नहीं है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडियम। अगला सवाल देखते हैं साइंस का क्या है। क्योंकि हम लोग साइंस के प्रश्नों को डील कर रहे हैं तो हम लोग साइंस का ही देखेंगे। इसमें अगला प्रश्न है, इसरो के पहले सौर मिशन का नाम। इसरो के पहले सौर मिशन का नाम। तो दोस्तों पहले जानते हैं इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये मिशन जो सौर मिशन छोड़ा गया है उसका नाम जो है आदित्य L1 है। आदित्य L1 मतलब कि लैग्रेंजियन पॉइंट होता है। कुल 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है, उसमें से L1 पॉइंट पे ये छोड़ा गया है, जो कि सूर्य के फ्लेयर्स जो होते हैं, सौर भूकंप होते हैं, उनका पता लगाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये सवाल हो जाएगा सही उत्तर सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग हम लोग कृत्रिम वर्षा के लिए करते हैं। ये सवाल जो है आपका यूपीएससी 2025 में भी आ चुका है। तो देख रहे हैं आप लोग सवाल, तो सवाल का लेवल कुछ ऐसा है, 2025 में आ चुका है अभी लेटेस्ट पेपर मई में। सिल्वर आयोडाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किस कंपनी ने भारत की आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में पूछा है? तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा आकाश तीर। लेकिन ये पूछा है कि किस कंपनी ने विकसित किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल। बीईएल जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगला सवाल है आपका, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे माना गया है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जन्म जॉन मैकर्थी को माना गया है। अब यही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहते हैं? उसे कहते हैं राज रेड्डी को। राज रेड्डी। राज रेड्डी जो है भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक माने जाते हैं। और सैम ऑल्टमैन है जो कि ओपन एआई के सीईओ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखते हैं कि भारत में कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों में जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है नहीं आता है। बाकी नाइट्रोजन ऑक्साइड CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन यानी कि CH4 आता है, लेकिन ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड नहीं आता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। अगला सवाल देखते हैं, पौधे के किस भाग को चरने वाले जानवर कभी भी नहीं खाते? पौधा का कौन सा वो भाग है जिसको जानवर नहीं खाते? तो हम लोग को पता है लकड़ी नहीं खाते हैं जानवर। जानवर लकड़ी थोड़ी खाएंगे, काष्ठ मतलब लकड़ी होता है, लकड़ी नहीं खाते। बाकी जड़, तना, छाल, उसके पत्ते सब खाते ही है, लेकिन काष्ठ नहीं खाते हैं। अगला सवाल है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं अनाक्षी श्वसन नहीं कर सकती हैं? कौन कौन सी जो कोशिकाएं अनाक्षी श्वसन नहीं करती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिपक्व
रक्त रुधिर कणिकाएं, परिपक्व रक्त रुधिर कणिकाएं जो है अनाक्षी श्वसन नहीं कर सकती है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में कौन सा तन का रूपांतरण है? निम्न में कौन सा तन का रूपांतरण है? तो ये आपका हो जाएगा नागफनी का फिलोक्लेट। नागफनी का जो फिलोक्लेट है वो आपका तन का रूपांतरण है। बाकी ये सब अन्य जैसे जड़ हो गया, ये तना का हो गया, वैसे ही ये भी जड़ का हो गया, ये तो पत्ता ही है, ये सलगम जड़ है, ये आपका तन का रूपांतरण है, नागफनी का फिलोक्लेट। अगला सवाल देखते हैं, अगला है कि बीजांकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? शब्दों पे ध्यान देना है, अंतिम वर्ड पे, क्योंकि सवाल ऐसे हम लोगों का गलत हो जाता है एक आध दो नंबर का। तो इसमें पूछा है कि कौन बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है, तो उसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा खनिज लवण। खनिज लवण जो है बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि नमी, ऑक्सीजन, तापमान ये सब चाहिए उसके लिए। अगला सवाल है, मनुष्य के रक्त के पीएच वैल्यू क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि मनुष्य के जो रक्त होता है वो क्षारीय द्रव्य है, तरल संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो इसका पीएच वैल्यू होता है 3.75 से 7.35 से 7.45। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और जो 7 से कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं, जो 7 से ज्यादा होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो मनुष्य का रक्त जो है क्षारीय होता है, इसलिए 7.34 से 7.45 सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मनुष्य के कलर ब्लाइंड और हीमोफीलिया बीमारी का कारण क्या है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कलर ब्लाइंड और हीमोफीलिया जो है अनुवांशिक बीमारी है। ये गुणसूत्रों पर आधारित गुणसूत्रों के अभाव में होने वाली बीमारी है, अप्रभावी हो जाने से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन। इसमें से ज्यादातर कलर ब्लाइंड के जो दोष होते हैं वो पुरुषों में ही दिखाई देते हैं ज्यादातर। ये जो एक्स गुणसूत्र होते हैं, हम लोग को पता है कि एक्स गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र यानी कि दो एक्स गुणसूत्र महिलाओं में उपस्थित होता है, जबकि एक्स वाई गुणसूत्र पुरुषों पर उपस्थित होता है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका रक्त की दृष्टिहीनता से संबंधित है, जो कलर ब्लाइंडनेस है उसकी दृष्टिहीनता से संबंधित है इशिहारा टेस्ट। इसी तरह जैसे कोई आपसे पूछे कि विडाल टेस्ट क्या है, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट होता है आपका टाइफाइड के लिए, टाइफाइड विडाल टेस्ट। तो अगला सवाल देखते हैं इसके बाद कि बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रावित करते हैं, क्या स्रावित करते हैं बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु? तो ये हो जाएगा आपका एंटीजन। एंटीजन जो है बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रावित करते हैं, छोड़ते हैं, जबकि एंटीबॉडी जो है वो बीमारी से हम लोग की रक्षा करती है। और एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी को बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप लोग को ध्यान में रखना है इसको। अगला सवाल है कि किसके द्वारा लोहे का गैल्वेनाइज्ड किया जाता है? गैल्वेनाइज्ड यानी कि जस्तीकरण, तो हिंदी में बोले तो जस्तीकरण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जिंक। जिंक जो है इसके द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, माचिस की तिल्ली की टिप पर क्या लगा होता है? माचिस की तिल्ली की टिप, ये हम लोग को डेली यूज का जो है वो देखते हैं। इसमें माचिस की तिल्ली पे जो रेड रेड लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा लाल फास्फोरस। अगला सवाल है कि शाही जल में जिसमें प्लेटिनम और सोने को गलाने की क्षत्रता होती है, यानी कि क्षमता होती है, बना होता है, वो एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है ये बताना है हम लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा HNO3 एवं HCl, यानी कि साद्र HNO3 एवं HCl 1:3 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस अनुपात में रहता है, 1:3 में। इसको हम लोग अम्लराज के नाम से भी जानते हैं, अम्लराज। ये कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे, अम्लराज के नाम से इसको जानते हैं। और साथ ही साथ इसको एक्वारेजिया के नाम से भी जानते हैं, एक्वारेजिया, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल इसमें शामिल होता है। अगला सवाल है, कोयले की किस किस्म से यह पहचाना जा सकता है कि इसका निर्माण किस पौधे से हुआ है? तो हम लोग जानते हैं कि कोयले के 4 प्रकार होते हैं, पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। तो उसमें जो सबसे निम्न किस्म का कोयला होता है पीट, वो उसके निर्माण में पता लगाया जा सकता है कि इसका निर्माण किस पौधे से हुआ है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पीट। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सबसे अधिक योगदान देता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सबसे ज्यादा योगदान देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान सबसे ज्यादा है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड को
जो ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है, इनका योगदान कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है। अगला सवाल देखते हैं कि नेक्ट्रॉन्स समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला की सर्वोच्च परभक्षी है। निम्न में कौन सा नेक्ट्रॉन्स की श्रेणी में नहीं आता है? नेक्ट्रॉन्स की श्रेणी में कौन नहीं आता है? तो ये जो है जेलीफिश है, नेक्ट्रॉन्स की श्रेणी में नहीं आती है। बाकी ये शार्क, कटल फिश, लोबस्टर्स, ये आपके खाद्य श्रृंखला में नेक्ट्रॉन्स की श्रेणी में आते हैं। अगला है डीएनए और आरएनए, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड में निम्न में कौन सा तत्व नहीं मिलता है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, सल्फर नहीं मिलता है। बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलता है, लेकिन सल्फर नहीं मिलता है। अगला सवाल देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 10% ऊर्जा सिद्धांत, यानी कि जैसे जैसे हम अगले स्तर पे बढ़ते जाएंगे 10% बढ़ते जाता है, यानी कि जो 100% था फिर उसका 10% बढ़ेगा, फिर वैसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जाता है। तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो किए थे लिंडमैन ने। काफी महत्वपूर्ण है ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के दृष्टि से देखें तो। अगला सवाल देखते हैं कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा त्रैमासिक पत्रिका हॉर्नबिल प्रकाशित की जाती है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें ये पूछा है कि किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका वन्यजीव एवं वातावरण से संबंधित है, तो उसी का अध्ययन किया जाता है इसमें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका हॉर्नबिल में। अगला सवाल देखते हैं कि भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? हॉटस्पॉट मतलब कि जहाँ जैव विविधता की एकदम प्रचुर मात्रा होती है, उसके बारे में पूछा गया है। तो भारत में कुल मिलाकर के 4 है। जैसे हिमालय के पूर्वी घाट का हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, हिमालय का पूर्वी हिमालय का भाग हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, सुंडा लैंड हो गया, ये हमारे हॉटस्पॉट है। अगला सवाल देखते हैं, लंबवत तरंगे किससे होकर नहीं गुजरती है? किससे नहीं गुजर सकती है? तो वो हो जाएगा आपका निर्वात। जब निर्वात में कोई माध्यम ही नहीं रहेगा, न द्रव्य रहेगा, न ठोस रहेगा, न गैस रहे, फिर लंबवत तरंगे कैसे गुजरेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वात। अगला सवाल है कि मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारण की कौन सी विधि काम में ली जाती है? मानव जीवाश्म यानी कि कार्बनिक के उम्र निर्धारण में कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो वो हो जाएगा आपका रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग से हम लोग जीवाश्म की उम्र का पता लगा सकते हैं। अगला सवाल है, यदि एक चालू फ्रिज के दरवाजे को किसी कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये हम लोग के बेसिक सा नॉलेज के ऊपर ये सवाल पूछा गया है। जैसे हम लोग एक फ्रिज को कमरे में खुला छोड़ देते हैं, तो जैसे साधारण बच्चों से पूछा जाएगा तो वो बताएंगे कि अगर फ्रिज ठंडा है तो खोल देंगे तो पूरा रूम ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यों ही हम लोग फ्रिज खोलेंगे, अगर खुला ही छोड़ देते हैं तो वो कमरे के तापमान को बढ़ा देता है। इसका सही उत्तर हो जाए कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कमरे के तापमान को ठंडा कम कर देगा या ठंडा कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल है, यदि एक एक द्रव की गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया जाए तो कौन नहीं होगा? गुरुत्वाकर्षण को ही शून्य कर देंगे तो उसमें दबाव की मात्रा नहीं होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दबाव। सवाल देख रहे हैं वन लाइनर किस्म का पूछा गया है, तो बीपीएससी का जो सवाल साइंस में पूछने वाला है लगभग इसी के अराउंड रहेगा, ज्यादा आप लोग को चिंता करने की बात नहीं है। अगला है, सर्दियों में एक कंबल के बजाय 2 कंबल उपयोग में लाकर शरीर को गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों होता है? बताना है कि सर्दी में एक कंबल के बजाय 2 कंबल उपयोग करते हैं। ये तो डेली यूज का ही है, मतलब ठंडा के दिनों में तो जो 2 कंबल यूज करते हैं उसमें जो वायु का एक लेयर बन जाता है, लेयर बन जाता है तो उसमें हवा पास नहीं करता है, यानी कि 2 कंबल वायु का आवरण पैदा कर देते हैं जो ठंडी हवा को अंदर घुसने से रोकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि बहुत पुराने दस्तावेज की लिखावट को पढ़ने के लिए कौन सी किरणें काम में ली जाती हैं? कौन सी किरण काम में ली जाती हैं जो बहुत पुराने दस्तावेज है उसको पढ़ने के लिए? तो हो जाएगा इंफ्रारेड रे, आईआर किरणें। अगला सवाल है, माइक्रोफोन का क्या कार्य है? यह बदल देता है, यानी कि माइक्रोफोन किसको किस में बदल देता है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेत में कन्वर्ट कर देता है। माइक्रोफोन का ये काम है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि संकेत को विद्युत संकेत में बदल देता है। अगला है, निम्न में कौन सा बल मट्ठे से क्रीम को अलग करने के लिए किया जाता है, काम में आता है? यानी कि कौन सा बल है जो मट्ठे से क्रीम निकालने के लिए काम में आता है? तो वो हो जाएगा आपका अपकेंद्रीय बल।
इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, उसमें भी हम लोग अपकेंद्रीय बल का ही उदाहरण से देख सकते हैं। और जो अभिकेंद्रीय बल हो गया, वो जैसे मान लीजिए किसी हम लोग चौराहे पे टर्न लेते हैं मोड़ पे, उसमें काम करता है अभिकेंद्रीय बल। लेकिन अभी जो क्रीम वाला हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, उसमें कौन सा काम करता है? अपकेंद्रीय बल। अगला सवाल है, कौन सी तरंगे सोनार में उपयोग की जाती है? सोनार मतलब कि आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। सोनार, सोनार मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसमें कौन सी तरंगे उपयोग में ली जाती है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे सोनार के उपयोग में ली जाती है। अगला है, न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ईंट पर नाच वाला जो है, ईंट पर जो नाच का जो पढ़ते थे हम लोग, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो था, इसका क्या क्या फॉर्मूला था? जैसे इलेक्ट्रॉन का थॉम्सन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, न्यूट्रॉन का खोज पूछा है तो न्यूट्रॉन का खोज ने चैडविक ने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चैडविक। इस प्रकार हम लोग ने 150 प्रश्न में से जो साइंस के सवाल थे वो हम लोग पढ़ चुके। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बताइए और खूब सारा रिवीजन कीजिए, ताकि आप लोग 71वीं बीपीएससी में अच्छा से अच्छा स्कोर गेन कर सके। और हमारी तरफ से जितना हो सकेगा हम उतना मदद करेंगे। इसके बाकी आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।